सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। स्वागत अभिनंदन है आप सभी का अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। राजस्थान का जो भूगोल है उसका अध्ययन हम कर रहे थे। उसमें हमने राजस्थान का जो भौगोलिक परिदृश्य, स्थिति और विस्तार उसका अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इनसे जो प्रश्न हैं वो बार बार एग्जाम्स में पुटअप होते हैं और आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, एग्जाम्स हैं, उनमें इन टॉपिक्स हैं जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अपना समय है वो जाया न करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप व भौतिक प्रदेश। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है अपना, राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो प्रयास है वो कब और किसने किया था? तो राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो प्रयास है वो 1968 में वीसी मिश्रा ने किया था। अगला अपना प्रश्न है, वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था? तो ये प्रश्न से वो पहले की जो एग्जाम हो चुकी है उनमें ये प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं। तो इन फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में इसको भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा था। उसमें जो भौतिक प्रदेश हैं उनके नाम भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें पहला है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ये भौतिक प्रदेशों के नाम वीसी मिश्रा ने दिए थे। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश है, चंबल बीहड़ क्षेत्र है। तो ये जो 7 भौतिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने राजस्थान को बांटा था, इन 7 प्रदेशों के जो नाम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आप आसानी से जो प्रश्न आपको पूछा गया है उसका आप आसानी से अपना जो आंसर है वो दे सकते हो। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो दूसरा प्रयास है वो कब और किसने किया था? तो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो दूसरा जो प्रयास है वो 1968 में AK सेन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो तीसरा प्रयास किसने और कब किया? तो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो तीसरा प्रयास है वो रामलोचन सिंह ने 1971 में किया था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें पहला प्रश्न है, ऊंचावच के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? तो ऊंचावच के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था। इसमें पहला है मरुस्थल प्रदेश, दूसरा है अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है पठारी प्रदेश। तो इन 4 भौतिक प्रदेशों के नाम है वो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला अपना प्रश्न आता है, ऊंचावच के आधार पर सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? ऊंचावच के आधार पर सबसे बड़ा भौतिक जो प्रदेश है वो मरुस्थल प्रदेश है। अगला अपना प्रश्न है, ऊंचावच के आधार पर सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो ऊंचावच के आधार पर सबसे छोटा जो भौतिक प्रदेश है वो पठारी प्रदेश है। अब हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, जैसे कि मरुस्थल प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और पठारी प्रदेश है। इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, जनसंख्या कितनी है और इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, इन तीनों फैक्ट के हम अध्ययन करेंगे। तो मैंने तीनों जो फैक्ट हैं वो आपको एक ही साथ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो उसमें देखिए, जो पहला है अपना मरुस्थल प्रदेश। मरुस्थल जो प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है वो 61.11% है और जो अरावली प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है वो 9% है। इसके अलावा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल है वो 23% है
और जो पठारी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल है वो 6.89% है। अब हम जानेंगे इनकी जनसंख्या कि इनकी जो जनसंख्या वो कितनी है। तो मरुस्थल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 40% है। अरावली प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 10% है, यानी अरावली प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो 39% जो जनसंख्या वो निवास करती है, और पठारी प्रदेश में 11% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। अब इन सभी प्रदेशों के जो भौतिक प्रदेश हैं, इनके जो उत्पत्ति क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ से इनकी जो उत्पत्ति हुई है उनका हम अध्ययन वो करेंगे। तो जो इनकी उत्पत्ति है, मरुस्थल प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो 33 सागर से हुई है। अरावली प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से इनकी जो उत्पत्ति हुई है अरावली प्रदेश की, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी जो उत्पत्ति है वो 33 सागर से हुई है। और पठारी जो प्रदेश है इसकी जो उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। मैंने सभी फैक्ट को एक साथ दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको इस सभी फैक्टों को ध्यान में रहें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें पहला प्रश्न है, भौगोलिक प्रदेशों के निर्माण का जो क्रम है वो क्या है। ये भी कई बार एग्जाम्स में जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। तो भौगोलिक प्रदेशों के निर्माण का जो क्रम है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले वो अरावली पर्वतमाला आती है, उसके बाद में पठारी प्रदेश आता है, उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है, और लास्ट में आता है अपना पश्चिमी मरुस्थल। ये भौगोलिक प्रदेशों के निर्माण का क्रम है। तो इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम्स में जो एग्जामिनर है वो अपने को कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछ लेता है। अगला अपना प्रश्न आता है, रेगिस्तान के मार्च या प्रसार के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के मार्च या प्रसार के लिए जैसलमेर का जो नाचना गांव है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्णतया वनस्पति का जो भाव है वो कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान में पूर्णतया वनस्पति का जो भाव है वो सम गांव जैसलमेर में पूर्णतया वनस्पति का जो भाव पाया जाता है, और जैसलमेर के सम गांव में ही सबसे कम वर्षा है वो होती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है। तो राजस्थान में मरुस्थल में पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो उसको हम मरुदभिद या जीरोफाइट या फ्रिएटोफाइट्स के नाम से उसको जाना जाता है। यानी मरुस्थल में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसको हम मरुदभिद या फिर जीरोफाइट या फिर फ्रिएटोफाइट्स के नाम से उसको जाना जाता है। अब जीरोफाइट पौधे और जो वनस्पति हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि मरुस्थल में पाई जाती हैं, उनके नाम है वो भी कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी वनस्पतियों के जो नाम है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उसमें पहला है फोग है, ये मरुस्थल में पाई जाती है। सेवन मरुस्थल में पाई जाती है। खेजड़ी पाई जाती है। दामन घास पाई जाती है। सीप पाई जाती है। केर पाया जाता है। पिल्लू पाया जाता है। लिलोण का पाया जाता है। डंडा थोर पाया जाता है। गंवार पाठा पाया जाता है। कैक्टस पाया जाता है। बेर पाया जाता है। सेवन घास पाई जाती है। बबूल आदि जो वनस्पति है वो मरुस्थल में पाई जाती है, जिनको हम जीरोफाइट्स या मरुदभिद के नाम से इसको हम जानते हैं। तो सेवन जो घास है उसको काटने के बाद में उसको हम लिलोण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं। तो मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं। तो मरुस्थल में राजस्थान के 12 जिले सम्मिलित हैं, यानी 12 जिलों में जो मरुस्थल है वो फैला हुआ है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम यहाँ पर जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, जैसे कि मरुस्थलीय प्रदेश है, शुष्क रेगिस्तानी प्रदेश को जाना जाता है। अरावली प्रदेश है, शुष्क अर्धशुष्क जो रेगिस्तानी प्रदेश है। पठारी प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी जो प्रदेश हैं, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, यानी इनमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो उनके नाम है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, बीकानेर आता है, श्रीगंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, जोधपुर आता है, पाली आता है, नागौर आता है,
चूरू, सीकर, जालौर और झुंझुनू, ये सभी जो 12 जिले हैं वो मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। अब आता है अरावली पर्वतमाला में कौन कौन से जो जिले हैं वो आते हैं। उसमें उदयपुर आता है, डूंगरपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, राजसमंद आता है, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली और जयपुर, ये सभी अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में आने वाला जो भौतिक प्रदेश उनमें ये जिले अपने को देखने को मिलते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं वो आते हैं। इनमें धौलपुर है, दौसा है, भरतपुर है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, टोंक है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा और अलवर, ये सभी पूर्वी मैदानी जो प्रदेश हैं उनमें ये पाए जाते हैं जिले। अब हम दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश हैं इनमें कौन कौन से जिले आते हैं। उनमें आता है अपना कोटा आता है, बूंदी आता है, झालावाड़ आता है, बारा आता है, चित्तौड़गढ़ आता है और भीलवाड़ा, ये सभी दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसमें ये पाए जाते हैं। अब जो घग्गर बेसिन है उसमें हनुमानगढ़ और जो गंगानगर जिला है वो आता है। शेखावटी प्रदेश में सीकर, चूरू, झुंझुनू आता है। तो ये जो जितने भौतिक प्रदेश हैं उनके जो नाम है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो इन सभी जिलों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। उसमें देखते हैं अपना पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न इसमें थार मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था। तो थार मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र शब्द का जो प्रयोग है वो डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने किया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है भारत के 142 डेजर्ट ब्लॉक्स में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं वो आते हैं। तो भारत के 142 डेजर्ट ब्लॉक्स में से राजस्थान के 85 जो डेजर्ट ब्लॉक हैं वो आते हैं। ये प्रश्न है वो पहले पूछा जा चुका है, ये दोनों प्रश्न, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं मरुस्थल की जो अन्य विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। मरुस्थल की अन्य जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। तो उसमें जो पहली है पलाया क्या है ये पूछा गया पहले। तो खारे पानी की जो अस्थायी झीलें होती हैं उनको हम पलाया कहते हैं। और पालीवाल ब्राह्मणों के बनाए जाने के कारण इसका जो नाम है पलाया पड़ा था। रण, टाट और ढाड ये क्या हैं। तो खारे पानी की जो अस्थायी छोटे छोटे गड्ढे जो दलदल बन जाते हैं ये सर्वाधिक जैसलमेर में, और इन्हीं को हम रण कहते हैं, टाट या ढाड के नाम से इनको जाना जाता है। बरखान क्या है। तो बरखान है रेत पर बनी अर्ध चंद्राकार आकृतियां, अर्ध चंद्राकार रेत की जो आकृतियां बनी होती हैं उनको हम बरखान कहते हैं, और ये सर्वाधिक गतिशील व नुकसानदायी होती हैं। अगला अपना अनुदैर्ध्य, वायु की दिशा के समानांतर बढ़ने वाले जो बालू का स्तूप है उनको हम अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के नाम से उसको जाना जाता है। अनुप्रस्थ क्या है। तो अनुप्रस्थ है वो बालू का स्तूप है, ये वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है। सीप बालू का स्तूप है, वो विपरीत दिशा में बहने वाले जो शक्तिशाली पवन के कारण बालू का स्तूप की श्रृंखला जो बीच से कटी पटी होती है उनको हम सीप बालू का स्तूप के नाम से उसको हम जाना जाता है। तारा बालू का स्तूप है, वो तारे के आकार के स्तूप बने होते हैं, इनको हम तारा बालू का स्तूप कहते हैं। ये जैसलमेर में पाए जाते हैं, गंगानगर में पाए जाते हैं। ये गंगानगर जैसलमेर में ये पाए जाते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला है तारा बालू का स्तूप है, वो तारे के आकार के स्तूप जो कि जैसलमेर और गंगानगर में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप है, वो महिलाओं के बालों के पिन के आकार के बालू का स्तूप है होते हैं, और ये सर्वाधिक बीकानेर में हमें देखने को मिलते हैं। सब्र काफिज जो बालू का स्तूप है वो छोटी झाड़ियों व घास के पास के बालू का स्तूप को जो बनते हैं उनको हम सब्र काफिज बालू का स्तूप के नाम से उनको हम जाना जाता है। उनको जो पीवड़ा है ये एक विषैला सर्प होता है जो कि मरुस्थल में ये पाया जाता है।
ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पीऊणा क्या है, तो पीऊणा वो एक विषैला सर्प है। अगला अपना प्रश्न है, एकमात्र जिला जहां सभी प्रकार के बालू का स्तूप वो पाए जाते हैं। तो एकमात्र जोधपुर ऐसा जिला है जहां पर सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो हमें देखने को मिलते हैं। थार का जो गढ़ा है वो चांदन नलकूप को कहा जाता है और जो कि जैसलमेर में हमें देखने को मिलता है। ये भी प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बालूका स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण है वो कब होता है? तो बालूका जो स्तूप है उनका जो सर्वाधिक स्थानांतरण है वो मार्च से लेकर जुलाई तक होता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, तारा बालूका स्तूप मुख्यतया पाए जाते हैं। तो तारा बालूका जो स्तूप है वो मुख्यतया मोहनगढ़ में, पोखरण में, सूरतगढ़ में ये पाए जाते हैं। अगला अपना प्रश्न है, अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप है वो मुख्यतया कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अनुदैर्ध्य बालूका जो स्तूप है वो मुख्यतया जैसलमेर में, बीकानेर में और सूरतगढ़ में ये पाए जाते हैं। बरखान बालूका जो स्तूप है वो मुख्यतया पाए जाते हैं। बरखान बालूका स्तूप है वो बालेरी चूरू में, सीकर में, देशनोक बीकानेर में, सूरतगढ़ और ओसिया में हमें ये देखने को मिलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस प्रकार से आज हमने जो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसमें हमने भौतिक स्वरूपों के नाम, भौतिक स्वरूपों में जो कितना जो क्षेत्रफल है, सभी का क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या और उनकी उत्पत्ति जो स्थान है, इसके अलावा हमने मरुस्थल की जो विशेषताएं होती हैं उन सभी का हमने अध्ययन है वो किया है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको क्लास वो कैसी लगी। और अपने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाली जितनी भी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है जो कि 30 जुलाई को होने वाली है, संगणक की परीक्षा है, सूचना सहायक की परीक्षा है, तो इन सभी प्रतिभागियों को आप ये जो क्लास है वो शेयर ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को दिल से धन्यवाद।